Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of polynuclear hydrocarbons. पिछले लेक्चर में हमने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन की थी, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, देन उनके कुछ एक एग्जांपल्स की थी हमारे पास बेंजीनॉइड की और नॉन बेंजीनॉइड की. Then we started with the first simplest polynuclear hydrocarbon which is naphthalene. नैप्थलीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नैप्थलीन में किस तरह से रेजोनेंस हो रही है, उसकी एरोमेटिसिटी देखी थी. देन वी वेंट फर्दर विद स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ नैप्थलीन. सो इससे हमें पता चला कि इसमें दो हमारे पास बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. सो नैप्थलीन कंटेन्स टू बेंजीन रिंग्स एंड वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अब वो दोनों रिएक्शंस को हम इसमें कंपाइल करके देखते हैं. जब नैप्थलीन लिया, उसमें नाइट्रिक एसिड पास किया. नाइट्रिक एसिड पास करने से हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोनैप्थलीन बन गई. नाइट्रोनैप्थलीन की जब हमने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दी तो हमारे पास नाइट्रोथैलिक एसिड आ गया, ये वाला आ गया. अब इसमें इन्होंने ए और बी नेम दिया है. बी रिंग वो है जिसके ऊपर नाइट्रो लगा है. जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो बी रिंग जो है हमारी इंटैक्ट रही, ए रिंग की ऑक्सीडेशन हो गई. फिर हमने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे इसके अमाइनेशन कर दी, अमाइनो में कन्वर्ट किया रिडक्शन करके. तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो गया इनटू अमाइनो. लगा अभी भी बी रिंग के ऊपर है, लेकिन जब अमाइनो लग जाता है उस टाइम पे जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आया थैलिक एसिड, विच शोज कि अमाइनो ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीडेशन जो है वो इस रिंग की हुई है, इस रिंग की नहीं हुई है, जिससे हमें पता चल गया कि इसमें दो बेंजीन रिंग्स तो प्रेजेंट होती ही है. अब अमाइनो ग्रुप क्यों इसमें ऐसा करता है, तो अमाइनो जैसे अल्काइल होता है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये इस रिंग को जो है ऑक्सीडाइज होने देता है एज कंपेयर टू दिस वन. फर्दर हमें कैसे पता चला नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, बाय इट्स सिंथेसिस. वो कौन सी सिंथेसिस थी हमारे पास, हार्वर्ड सिंथेसिस. हार्वर्ड सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, हम कोई भी बेंजीन या एल्काइल बेंजीन ले लेंगे और उसको रिएक्ट कराते हैं विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा. ये यहाँ से टूटता है और इसके साथ जुड़ जाता है. ये कंपाउंड हमारे पास आ गया. इसकी हम करेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन. जिंक और मरकरी के एमलगम को HCl की प्रेजेंस में इसमें से पास करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे HCl रहेगा. फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना इसकी हम फर्दर साइक्लाइजेशन कराएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. उससे क्या होगा, ये OH और ये H ये निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग बन जाएगी, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाएगा. फिर फर्दर हम इसकी रिडक्शन करेंगे यूजिंग जिंक Hg एमलगम और HCl. तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए. फिर हम इसको सिलीनियम इसमें से पास करेंगे और हीट करेंगे, ये इसकी डिहाइड्रोजनेशन करा देगा और हमारे पास नैप्थलीन बन जाएगा. तो इसी तरह से अगर हम ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल लेके बीच का कुछ स्टेप बदलें, जैसे सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में पास किया बेंजीन में से, हमारे पास ये कंपाउंड आया. उसके बाद हमने उसकी की थी यहाँ पे क्लेमेंसन्स रिडक्शन. इसमें हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएजेंट ना यूज करके हम SOCl2 यूज कर देंगे. SOCl2 यूज करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की रिडक्शन भी हो जाएगी और यहाँ पे Cl
लग जाएगा। बाकी उसके बाद फिर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर से पास करेंगे और हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी और ये साइक्लाइज कर जाएगी। बाकी का सारा सेम है और एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। अब इस केस में हमारे पास आर क्या है? अगर आर हमारे पास ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल NH2 है, H है, या OH है, या OR है, या R है, या कोई हेलोजन है, तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर R जो ग्रुप हमारे पास लगा है उस वो नाइट्रो साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस ईथर है या सल्फोनिक एसिड है, तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं बनेगी। ये रिएक्शन हमेशा हमारे पास बीटा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन ही प्रोवाइड कराएगी। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन हमारे पास जो आता है दैट इज फ्रॉम पेट्रोलियम। फर्स्ट मेथड हमने किया दैट वाज हावर्थ सिंथेसिस। इससे हमें स्ट्रक्चर भी कंफर्म हुआ हावर्थ सिंथेसिस से, और साथ में हमें उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी मिला। देन नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। जब पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को हम कॉपर में से पास करते हैं, कॉपर को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं एट 680 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास नैप्थलीन और मिथाइल नैप्थलीन बनती हैं। ये जो मिथाइल नैप्थलीन्स हैं, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे मिथाइल कहीं भी हो सकता है। इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नैप्थलीन यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड हाई प्रेशर। मीथेन निकल जाती है और हमारे पास नैप्थलीन आ जाता है। Another method for synthesis of naphthalene is from 4-phenyl 1-butene. जब 4-phenyl, this is 4-phenyl 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल है, 1-ब्यूटीन फर्स्ट पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। 4-phenyl 1-ब्यूटीन के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड पास करते हैं और उसको हीट करते हैं टू रेड हॉट, वी गेट नैप्थलीन। नेक्स्ट मेथड इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1-alkyl नैप्थलीन। अगर हमने अल्काइल नैप्थलीन का कोई डेरिवेटिव बनाना है तो मेथड इज सिमिलर विच इज द हावर्थ सिंथेसिस। इसमें क्या करेंगे, हम बेंजीन लेंगे, उसको सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, we'll get 4-oxo 4-phenyl butanoic acid. This is 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो 4-oxo 4, फोर्थ पोजीशन पे ही फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये 4 मेंबर हमारे पास 4 कार्बन की चेन वाला। देन जो हमारे पास ये ब्यूटेनोइक एसिड बना, इसमें इसको हम पास करेंगे थ्रू जिंक मर्करी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, we'll get 4-phenyl butanoic acid। सेम है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन होगी, जो ऑक्सो ग्रुप है वो निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर हम इसकी साइक्लाइजेशन कराएंगे। 4-phenyl butanoic acid में से जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास 1 टेट्रालोन आ जाएगा। फिर ये जो हमारे पास टेट्रालोन आया, इसमें से हम पहले क्या करेंगे, कोई गिगनार्ड रिएजेंट पास करेंगे। अगर हमें मिथाइल लगाना है उसके साथ तो R की जगह हम CH3Mg ले सकते हैं, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, और फिर नेक्स्ट हम उसमें से पानी पास करेंगे, विल गेट दिस कंपाउंड। अब इसकी हम फर्दर क्या करेंगे, इसको सिलीनियम में से पास करेंगे और हीट करेंगे, तो हमारे पास 1-alkyl नैप्थलीन आ जाएगा। Next method for synthesis of naphthalene is from benzylidene 3-propenoic acid. This is benzylidene 3-propenoic acid. First carbon ये 1 2 3 4, अगर हम इसको 1 2 3 यहाँ तक गिने और इस सारे को हम बेंजाइल कंसिडर करें तो हमारे पास ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है और इसके थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो बेंजाइलिडीन 3-प्रोपेनोइक एसिड। इसमें से जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे तो इसकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और हमारे पास एक साइक्लिक टेट्रालोन
टेट्रालोन आ जाएगा। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा इनटू कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा और हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस OH ग्रुप को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास नैप्थलीन रह जाएगी। नेक्स्ट आर द रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। अभी तक हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए थे, अब हम करेंगे नैप्थलीन किस तरह से रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास आती है नैप्थलीन की रिएक्शन विच इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन के केस में नैप्थलीन को जब हम सोडियम मेटल और पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, वी गेट 1,4 डाइहाइड्रोनैप्थलीन। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे इस हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड 1,4 डाइहाइड्रोनैप्थलीन। अगर हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और आइसोएमाइल अल्कोहल के साथ नैप्थलीन को रिएक्ट करवाएं तो वी गेट 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन और टेट्रालीन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों पोजिशंस पे हाइड्रोजन ऐड हो गई। देन अनदर रिडक्शन रिएक्शन इज विद हाइड्रोजन गैस एंड निकल, तब हमारे पास डेकालीन आता है या डेकाहाइड्रोनैप्थलीन, मतलब सारे के सारे डबल बॉन्ड्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए इनटू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नैप्थलीन की आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहला आता है विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में नैप्थलीन गिव्स 1,4 नैप्थोक्विनोन। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाते हैं। देन विद ओजोन एंड वाटर in the presence of zinc it gives phthalaldehyde। ये दोनों यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। then with in the presence of oxygen and vanadium pentoxide we get phthalic anhydride। this is the structure of phthalic anhydride। नैप्थलीन KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करता है in acidic conditions we get phthalic acid। Next reaction is the addition of chlorine। जब हम नैप्थलीन में से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमारे पास डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनता है विच इज 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइहाइड्रो नैप्थलीन। इसकी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्लोरो ग्रुप्स लग जाते हैं। देन नैप्थलीन इन एक्सेस क्लोरीन गिव्स टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ पे लगे थे, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे भी लग जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट है तो हाइड्रोजन भी रहेगा और ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। वी गेट 1, 2, 3, 4 टेट्राक्लोरो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। नेक्स्ट आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन जो है नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे देती है विच इज द C1 पोजीशन। हमारे पास 2 पोजीशंस है नैप्थलीन की, C1 और C2, अल्फा और बीटा। अगर हम इनकी रेजोनेंस देखें तो C1 जो है उसमें हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन C2 के केस में सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। सो जो C1 है वो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगी और रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी C1 पे। यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आके नैप्थलीन के ऊपर लग जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहाँ पे बॉन्ड निकला, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर फर्दर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट करते करते पॉजिटिव चार्ज इस तरह से घूमता रहेगा। अगर इस केस में हम देखें, इसमें और इसमें, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बेंजीन इंटैक्ट पड़ा है, लेकिन C2 के केस में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पे E आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले आया, ये पॉजिटिव चार्ज मूव किया, यहाँ पे आया, नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ।
इन सारे स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, सिर्फ एक यही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेंजीन जो है वो इंटैक्ट है, बाकी सब में चेंज हो रहा है। इस वजह से C1 पे जब अटैक होता है तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। यहाँ देखते हैं एट पोजीशन 1 कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबलाइजेज इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेंस। नैप्थलीन जब फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर आता है और एक ये वाला आता है जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व है। इन केस ऑफ C2 पोजीशन हमारे पास सिर्फ एक आता है जिसमें बेंजीन जो है इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से जो हमारा नैप्थलीन का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑन C1 पोजीशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में हमारे पास यहाँ पे अगर C1 पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है तो उस केस में हमारे पास जो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन है 8th पोजीशन वाला हाइड्रोजन है, ये आपस में स्टीरिक इंटरेक्शन करते हैं। इनका साइज बड़ा होने की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसमें देखें, जब हमारे पास अल्फा पोजीशन पे लग रहा है, अगर हम बीटा वाला देखें तो इस केस में हमारे पास इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो फेवर्ड है। सो अगर हम एक्टिवेटिंग और नॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के हिसाब से बात करें तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू द सेम रिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है NH2, OH, OR या एल्काइल। ये वो ग्रुप्स हैं जब अगर ये लगे हुए हैं नेप्थलीन के ऊपर तो इन्होंने दूसरे जो ग्रुप, जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको उसी रिंग पे ही लगवाना है जिसपे ये प्रेजेंट है। A और B जो उसकी नेप्थलीन की 2 रिंग्स थी उनमें से जिसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वहीं पे ही दूसरा ग्रुप ऐड होगा। लेकिन डीएक्टिवेटिंग के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दूसरे रिंग पे लगेगा। इस केस में हमारे पास एग्जांपल आती है नाइट्रो हो गया, CO हो गया, COH हो गया, CN हो गया या सल्फोनिक एसिड हो गया। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, होमोन्यूक्लियर अटैक हो सकता है या हेट्रोन्यूक्लियर अटैक हो सकता है। होमोन्यूक्लियर मींस जब हमारे पास एक ही रिंग पे अटैक होना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे, जिस रिंग पे ये लगे हैं उसी के ऊपर अटैक कराएंगे। इस केस में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 4th पोजीशन वाला। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग C2 पे लगा है तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट C1 वाला बनेगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर अटैक होगा। मतलब जो ग्रुप लगने हैं वो एक तो दूसरी रिंग पे लगेगा और अलग अलग पोजिशंस पे भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो इस पोजीशन वाला बनेगा। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें 1, 2, 3, 4, 5th पोजीशन पे। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2nd पोजीशन पे लगा है, इसमें C1 पे था, यहाँ पे C2 है, बीटा पोजीशन पे लगा है, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर से C5 पे लग सकता है एंड द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेप्थोल है, 1 नेप्थोल को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी नाइट्रेशन करा रहे हैं बेसिकली हम, तो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये 4th पोजीशन वाला और एक ये 2nd पोजीशन वाला। उसी तरह से अगर हम हमारा OH C2 पोजीशन पे लगा है तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये वाला बनेगा। अभी हमने देखा ये 2 तरह के प्रोडक्ट्स बने, इस केस में ये वाला और ये वाला, और इस केस में हमारे पास ये वाला बना। देन अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा है, पहले OH वाली नेप्थलीन थी, अब हमारे पास 1 नाइट्रो नेप्थलीन है, उसकी जब हम नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रो ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है, उसने क्या करना है दूसरी रिंग की तरफ नाइट्रो को धकेलना है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ये आएगा नाइट्रो और दूसरा आएगा ये वाला, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा C5 वाला।
अगर यही नाइट्रो हमारे पास बीटा पोजीशन पे लगा है, उसकी जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो इसने भी धकेलना है दूसरी रिंग में, फिर से C5 वाला बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा C6 वाला। सो टू समराइज द रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन, हमारे पास ये सारी रिएक्शंस हमने की हैं। जब इसकी क्लेमेंसेंस रिडक्शन होगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। देन अगर मैग्नीशियम की प्रेजेंस में करते हैं हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देन नैप्थलीन की एसाइलेशन कर सकते हैं। नैप्थलीन के ऊपर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं, देन अमाइनेशन करा सकते हैं उसकी, फिर से सल्फोनेशन करा सकते हैं। C1 प्रोडक्ट भी बन सकता है, C2 प्रोडक्ट भी बन सकता है, उसकी फर्दर उसको नेप्थोल में कन्वर्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? नैप्थलीन कैन बी यूज्ड एज फ्यूमिगेंट। नैप्थलीन को हम हाउस होल्ड फ्यूमिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नैप्थोल की बॉल्स होती हैं, हम घर पे जब कपड़े स्टोर करते हैं वहाँ उनमें डाल सकते हैं। लेबोरेटरी में नैप्थलीन को हम यूज कर सकते हैं एज मीडियम फॉर पुअरली सॉल्युबल एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कराने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको थैलिक एनहाइड्राइड की प्रोडक्शन में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, सरफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। इसको टेक्सटाइल और फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, कंक्रीट और प्लास्टर बोर्ड्स की सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। देन इसको सिंथेटिक और नेचुरल रबर्स में भी यूज किया जाता है, टैनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, डाइज में, एक्सप्लोसिव में, सिंथेटिक रेजिन्स में भी इनको यूज किया जाता है। उसके अलावा नैप्थलीन जो है बहुत सारे ड्रग्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलोल है विच इज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसके स्ट्रक्चर, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नैप्थलीन होता है। उस तरह से एंटी फंगल ड्रग है टोल नैप्थलेट, उसमें है विटामिन के विच इज मीनाडायोन, उसके स्ट्रक्चर में है। वेसोकंस्ट्रिक्टर फॉर एग्जांपल नेफेजोलिन है, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. In the next lecture, we'll start with phenanthrene. Thank you.